के दोनों पैर बालों से ढके हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। उन्होंने बड़ी लाल जांघिया भी पहन रखी थी। झांग क्यूई अपने शुरुआती 30वें दशक में एक ईमानदार व्यक्ति थे। यह पहली बार था जब उन्हें अपने कई वर्षों के करियर में इस तरह की चीज का सामना करना पड़ा था। वह इतना शर्मिंदा हुआ कि उसका चेहरा लाल हो गया। तार के प्रभारी कुछ कर्मचारी अब इसे रोक नहीं सके और जोर से हंसे। झांग क्यूई को हल्की खांसी हुई। वह इतना शर्मिंदा था कि उसने चाहा कि उसे छिपने के लिए एक छेद मिल जाए। यह देखकर कि नीचे के लोग अभी भी हंस रहे थे, झांग क्यूई ने संघर्ष किया और चिल्लाया, वहां खड़े मत रहो, भाइयों। यह केवल 4 से 5 मीटर ऊंचा है। जल्दी से मुझे नीचे रखो। झांग क्यूई हैरान था। मैंने पहले ही अपनी बेल्ट ठीक से बांध ली थी, फिर अचानक वह क्यों गिर गई? ठीक है, हंसना बंद करो, तुम सब। तार का प्रभारी व्यक्ति तब तक हंसता रहा जब तक उसके पेट में दर्द नहीं हो गया। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ और वहां मौजूद लोगों से चिल्लाया, जल्दी से झांग क्यूई को नीचे रखो। वह 10 सेकंड से अधिक समय से हवा में लटका हुआ है। हा। तभी स्टाफ सदस्य ने अपनी हंसी रोकी और धीरे धीरे अपने हाथ से स्टील के तार को ढीला कर दिया। जैसे ही तार को थोड़ा नीचे किया गया, सभी को एक तेज आवाज सुनाई दी। झांग क्यूई की पीठ पर लगा तार अचानक आधा टूट गया। बैंग झांग क्यूई को गार्ड से पकड़ लिया गया और वह सीधे नीचे गिर गया, जमीन पर पतली सुरक्षा चटाई पर जोर से गिरा। इस बार कोई भी नहीं हंसा। ये कियान का चेहरा पीला पड़ गया था और गू चू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तार के प्रभारी व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया और वह तेजी से भाग गया। अरे, तार कैसे टूट सकता है? ओल्ड वांग, जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ। झांग क्यूई, तुम्हें गिरने से चोट नहीं आई है ना? लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया। सुरक्षा दुर्घटना एक पल में हुई और यह अप्रत्याशित थी। मेडिकल टीम, जल्दी आओ और देखो। साले, जल्दी से स्टील के तार की जांच करो। आज स्टील के तार की जांच का प्रभारी कौन है? आओ और अपनी पिटाई करवाओ। मेडिकल स्टाफ, जल्दी करो। आपको इतना समय क्यों लग रहा है? झांग क्यूई, कुछ कहो। क्या आपको चोट लगी? आपकी पैंट। ऐसे समय में आपको अभी भी अपनी पैंट की परवाह करने का मूड है। इस बात की परवाह करना बेहतर है कि आपकी गेंदें कुचली हुई हैं या नहीं। लू शानहे, जो बहुत दूर नहीं था, ने खबर सुनी और जल्दी से बताया कि वह क्या कर रहा था। वह स्थिति के बारे में पूछने के लिए दौड़ा, क्या हुआ? तार क्यों टूटा? झांग क्यूई ने पहले ही अपनी पैंट पहन ली थी और कुर्सी पर बैठ गया था। फिल्म क्रू के साथ आए मेडिकल स्टाफ ने प्रारंभिक जांच की। कोई फ्रैक्चर या बाहरी चोट नहीं थी। बस उसकी कोहनी पर एक खरोंच और 2 पट्टियों से समस्या का समाधान हो सकता है। मैं भी काफी हैरान हूँ। तार के प्रभारी व्यक्ति ने अपना सिर खुजलाया। उसके सांवले और गोल मटोल चेहरे पर उलझन दिखाई दी। चेक के दौरान स्टील का तार पूरी तरह से ठीक था। जैसे ही झांग क्यूई उस पर चढ़ा, तार अचानक टूट गया। जबकि वह हैरान था, प्रभारी व्यक्ति गुप्त रूप से भाग्यशाली महसूस कर रहा था। सौभाग्य से, झांग क्यूई हवा में केवल 5 मीटर ऊंचा था। भगवान का शुक्र है कि झांग क्यूई की पैंट गिर गई थी। अन्यथा, झांग क्यूई धीरे धीरे 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया होता। 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई से गिरने पर, सुरक्षा गद्दे के साथ भी, एक व्यक्ति को निश्चित रूप से फ्रैक्चर हो जाएगा। कुछ हद तक, पैंट ने झांग क्यूई की जान बचाई। निदेशक लू, आपके दल के सुरक्षा कार्य बहुत अच्छे नहीं हैं। ये कियान अभी भी सदमे में थी। वह लू शाने के पास भागी और शिकायत की, कोई लगभग मर ही गया था। लू शानहे का चेहरा उदास था। उन्होंने हमेशा क्रू की सुरक्षा पर ध्यान दिया था। तार बहुत खतरनाक वस्तु थी। जब इसे नियमित रूप से जांचा और बदला जाता था तो दुर्घटना क्यों होती? निदेशक, मैंने वास्तव में तार की जांच की। कोई समस्या नहीं थी। तार की रस्सी का प्रभारी युवक हैरान होकर दौड़ा। मैंने इसे पहले स्वयं आजमाया था। मैंने कुछ बार आगे पीछे उड़ान भरी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
दूसरी ओर तार का प्रभारी व्यक्ति दौड़कर आया और लू शाने को टूटा हुआ तार दिखाया। निदेशक, एक समस्या है। तार के अंदर देखो। फिल्मांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले तार में कई पतले तार होते थे जो एक साथ जुड़े हुए थे। प्रभारी व्यक्ति जो टूटा हुआ तार लेकर आया, उसमें बहुत साफ सुथरा क्रॉस सेक्शन कट था। तार के प्रभारी व्यक्ति ने कहा, निदेशक, अंदर 2 पतले स्टील के तार हैं जिनमें छोटे छोटे कट हैं। वे धीरे धीरे तब तक खींचेंगे जब तक वे टूट न जाएं। हालांकि प्रभारी व्यक्ति ने हाथ उठाकर ईश्वर की शपथ ली कि उसे वास्तव में नहीं पता था कि तार में कोई समस्या थी। यह निर्माता की गलती हो सकती है, या यह हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर सब कुछ सेट किया हो। तुरंत सभी तार और पहियों की जांच करें। निदेशक लू का चेहरा काला पड़ गया। इसे मत फैलाओ, बस यह कहो कि यह एक दुर्घटना थी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। झांग क्यूई का दिल बहुत बड़ा था। एक छोटी सी दुर्घटना का अनुभव करने के बाद भी वह अभी भी काफी आशावादी था। अपनी पैंट पहनने और जानबूझकर अपनी बेल्ट बांधने के बाद वह लू शाने से पूछने आया कि वह फिल्म बनाना कब जारी रखेगा। लू शाने ने भावुक चेहरे के साथ उसके कंधे को थपथपाया। प्रॉप्स टीम को तारों का एक नया सेट मिला और इसे अंदर से बाहर तक सावधानीपूर्वक जांचा गया। आखिरकार राहत मिलने से पहले उन्होंने इसे 4 बार तौला। जल्द ही झांग क्यूई ने फिर से अपनी कमर के चारों ओर तार बांध लिया। लू शाने ने मेगाफोन उठाया। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। हम तुरंत शूटिंग शुरू करेंगे। कलाकार और अभिनेत्रियां अपनी स्थिति में हैं। विशाल फिल्मांकन क्षेत्र तुरंत व्यस्त हो गया। गुचू को विश्राम क्षेत्र में एक सीट मिली और वह बैठ गया। उसने अपने हाथ में एक आइसक्रीम पकड़ रखी थी और कलाकारों और क्रू को जैसे ही वे दाखिल करना शुरू कर रहे थे, देखती रही। उसने दूर से झांग क्यूई को आसमान में ऊपर लटकते हुए देखा। उड़ान के दौरान झांग क्यूई ने बार बार अपनी पैंट चेक की। कहा जा सकता है कि वो बहुत सतर्क थे। छोटी प्यारी, क्या तुम्हारी माँ देवी गू हैं? ये कियान उसके बगल में बैठा था। यह लोकप्रिय मूर्ति अत्यंत बेकार लग रही थी और यहीं रहने का इरादा था। गुचू को नहीं पता था कि वह क्या चाहती है। गुचू ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी माँ मुख्य नायिका हैं। ये कियान काफी भावुक थे। मनोरंजन उद्योग में कई गुप्त विवाह और बच्चे थे, इसलिए वह इसकी आदी थी। इसके अलावा गू मानक्सी ने गुचू को छिपाने की योजना नहीं बनाई थी। जब समय सही होगा, गू मानक्सी ने गुचू के अस्तित्व की घोषणा की। हालांकि वह यह नहीं कहेंगी कि बच्चे के पिता सोनचेन थे, जिसके बारे में उसने सोनचेन से नहीं पूछा। झांग क्यूई वास्तव में आपकी मां को पसंद करता है। वह आपकी मां के साथ अभिनय करके बहुत खुश है। उसने इसके बारे में वीबो पर काफी पोस्ट किए हैं। ये कियान ने अपना कम कार्ब वाला जूस पिया। उसकी नजर झांग क्यूई पर पड़ी, जो सेट पर अतिरिक्त कलाकारों से लड़ाई कर रही थी। गू मानक्सी पूर्व गू रुऑक्सी पुरानी पीढ़ी के कई लोगों की देवी थी। गुचू काफी जिज्ञासु था। ये कियान इस साल केवल 23 साल का था। उसने 32 वर्षीय झांग क्यूई पर इतना ध्यान क्यों दिया? झांग क्यूई औसत दिखते थे और उनका व्यक्तित्व सरल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पत्नी और बेटी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कियान इस विवाहित व्यक्ति से गुप्त रूप से प्यार करती थी? तस्क मनोरंजन का दायरा सचमुच अस्त व्यस्त था। राजधानी सांग निवास। सॉन्ग चेन विशाल चेंजिंग रूम में आगे पीछे घूम रहा था। पूरे 30 मिनट बिताने के बाद आखिरकार उन्होंने कम महत्वपूर्ण, विलासी नहीं, परिपक्व, अंतर्मुखी और उदार गर्मियों के कपड़ों का एक सेट चुना जो उनकी पत्नी को निश्चित रूप से पसंद आएगा। उनके केश विन्यास को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था, और अंत में उन्होंने अपने शरीर पर कुछ इत्र भी छिड़का। अपने 20वें दशक के उत्तरार्ध में सॉन्ग चेन हाल ही में अपने प्रशिक्षण और उपस्थिति पर अतिरिक्त ध्यान दे रहा था। उन्होंने ठान लिया था कि वह एक घिनौना बूढ़ा आदमी नहीं बनेंगे। मेंशी अभी भी युवा और सुंदर था, और चिपचिपे बालों और गंदे चेहरे के साथ उसकी भद्दी छवि नहीं हो सकती थी। यदि उसकी पत्नी और बेटी ने उसे अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा?
ओल्ड सॉन्ग, क्या चीजें प्रोडक्शन टीम को भेज दी गई हैं? सॉन्ग चेन ने कॉल किया। असिस्टेंट सॉन्ग ने कहा, चिंता मत करें प्रेसिडेंट सॉन्ग, कार पहले से ही रास्ते में है, यह शाम 7 बजे पहुंचेगी। सॉन्ग चेन ने कहा, रात 10 बजे ग्रुप का नया प्रोजेक्ट मेरे ऑफिस में रख देना, मैं इसकी समीक्षा करूंगा। असिस्टेंट सॉन्ग ने कहा, हाँ मैं इसे तुरंत करूंगा। सॉन्ग चेन ने अपने चमड़े के जूते पहने और यात्रा के लिए सेट पर जाने के लिए तैयार हो गए। लू शानहे उसे भगाने में बहुत आलसी था, क्योंकि सॉन्ग चेन हर दूसरे दिन फिल्मांकन दल को नाश्ता भेज रहा था। उन्होंने केवल उसे गु मानक्सी के बहुत करीब न जाने की चेतावनी दी, जिससे लोगों को संदेह हुआ। सॉन्ग चेन नीचे गया और घर के जीवंत बगीचे से गुजरा। एक तेज आवाज ने उसे पुकारा, रुको। सॉन्ग चेन रुक गया, उसका खूबसूरत चेहरा बेबसी से भर गया। वो पीछे मुड़ा और गज़ेबो में बैठे बूढ़े व्यक्ति को झुककर नमस्कार किया, दादाजी। बगीचे में एक आधुनिक गज़ेबो था जो अंगूर के रैक पर टिका हुआ था। हरे अंगूरों की लड़ियां शाखाओं पर लटक रही थीं और सूरज की रोशनी में वह हरियाली से भरा हुआ था। बूढ़ा इत्मीनान से गज़ेबो पर लेटा हुआ था। उसने एक हरा अंगूर निकाला और सॉन्ग चेन पर फेंक दिया। गेट योर एस ओवर हियर। सॉन्ग चेन ने आह भरी और आगे बढ़ गया। ओल्ड मैन सॉन्ग का सिर सफेद बालों से भरा था और वह ऊर्जा से भरपूर था। उसकी तेज और चतुर आंखें किसी भी भेस के पार देखने में सक्षम लगती थीं। ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हारे और लू परिवार के उस बच्चे के बीच क्या चल रहा है? ओल्ड लू ने कल मुझे फोन किया और मुझे डांटा। उसने कहा कि तुम उसके आज्ञाकारी पोते के फिल्मांकन सेट पर हर दिन परेशानी पैदा करने के लिए जाते हो। सॉन्ग चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह सच नहीं है। ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारे असिस्टेंट सॉन्ग ने कभी कभार लू शानहे के फिल्मांकन सेट पर चीजें पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी तुम बिना परवाह किए अक्सर फिल्मांकन के लिए चले जाते हो। अभी मैंने दूरबीन से देखा कि तुम सावधानीपूर्वक तैयार हो रहे थे। सॉन्ग चेन बहुत शांत थे। कंपनी ने लू शानहे की फिल्म परियोजना में भारी निवेश किया है। मैं हर समय प्रगति के साथ रहना चाहता हूँ। वजह बहुत बड़ी थी। दादाजी सॉन्ग ने अपनी दाढ़ी को तेजी से सहलाया। उसने अपने पसंदीदा पोते को देखा और अपना सिर हिलाया। उसने फिर से आह भरी। मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैंने अपने जीवन में सभी प्रकार के तूफान देखे हैं। इन सभी वर्षों में मैंने विभिन्न युवा महिलाओं के लिए तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की व्यवस्था की है। तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं है। यहाँ तक मिस चेंग सिर्फ एक सजावट है। मैं इसे भी स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। सॉन्ग चेन ने कहा, दादाजी, आप बेहद बुद्धिमान हैं। चेंग क्विंगयुन के साथ मेरी सगाई सिर्फ एक दिखावा है। उस समय सॉन्ग चेन चेंग क्विंगयुन से सगाई करने के लिए सहमत हो गया था, सबसे पहले कृतज्ञता के कारण, और दूसरे परिवार के बुजुर्गों की अंतहीन ब्लाइंड डेट के कारण। ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने एक लंबी आह भरी, ऐसा लगा मानो उसने अंततः वास्तविकता को स्वीकार कर लिया हो। लू शानहे, वह बच्चा, युवा और प्रतिभाशाली है। उसने जो फिल्म बनाई वह बहुत अच्छी थी। उस समय उसने इन द प्राइम ऑफ टाइम बनाई थी। अफसोस, मैंने भी इसे बार बार देखा। सॉन्ग चेन को लगा कि उसके दादाजी के शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ था। ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने धीरे से कहा, आपको वह बच्चा पसंद है, लू शाने। इसके बारे में सोचने के बाद मैं अभी भी इसे स्वीकार कर सकता हूँ। सॉन्ग चेन, ओपन माउथ फेस नो माउथ फेस नो माउथ फेस फ्यू फ्यू ईश्वर मेरी तरफ रहे। मुझे उस बच्चे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। दादाजी अंधे नहीं हैं। यह मेरी गलती है कि सॉन्ग परिवार खत्म हो गया। ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने एक लंबी आह भरी, उनकी आंखें जीवन के उतार चढ़ाव से भर गईं। मुझे तुम्हारे पिता पर नजर रखनी चाहिए थी और उनसे कुछ और बच्चों को जन्म देने के लिए कहना चाहिए था। आह, मैं इतना नीचे नहीं गिरता कि मैं एक परपोता भी नहीं पैदा कर पाता। सॉन्ग चेन, दादाजी, मुझे वास्तव में लू शानहे में उस तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। दादाजी सॉन्ग ने अपना हाथ लहराया। उन्होंने एक अनुभवी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। ठीक है,
इसे छिपाने की कोशिश मत करो। आधे महीने में यह मेरा 80वां जन्मदिन है। मैं लू शाने को निमंत्रण भेजूंगा। जहां तक चेंग की बात है, तो उस लड़की के आसपास भी मत रहो। अगर सगाई रद्द होनी चाहिए, तो ऐसा ही होगा। सॉन्ग चेन को सिरदर्द महसूस हुआ। वह अभी भी समझाना चाहता था। दादाजी, ज्यादा मत सोचो। वास्तव में, आपके पास पहले से ही एक प्यारी और आज्ञाकारी परपोती है। दादाजी सॉन्ग ने लापरवाही से कुछ हरे अंगूर उठाए और उस पर फेंक दिए, और उसे दफा हो जाने को कहा। सॉन्ग चेन उदास होकर लुढ़क गया। जब उसके दादाजी का 80वां जन्मदिन आया तो उसने गुप्त रूप से चुचू को लाने की योजना बनाई। हेंगडियन होटल। लू शानहे के दल के सभी सदस्य इस गुप्त और आलीशान होटल में ठहरे हुए थे। गू मानक्सी अभी भी सेट पर फिल्म कर रही थी, और गू चू ने खुद को पीडीए से भरने के लिए अपने चाचा के घर वापस जाने से इनकार कर दिया। गू मानक्सी को आंटी झाओ को आने और अस्थायी रूप से गू चू की देखभाल करने के लिए कहना पड़ा। चूचू, मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ। आंटी झाओ ने टोकरी उठाए और धैर्यपूर्वक गू चू से कहा, मैं 20 मिनट में वापस आऊंगी। सुनिश्चित करें कि आप होटल में रहें, समझे? गू चू अपना ग्रीष्मकालीन होमवर्क कर रही थी और उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपना होमवर्क यहीं करूंगा। टोकरी ले जाने और बाहर जाने से पहले आंटी झाओ ने उसे बार बार याद दिलाया। आंटी झाओ चिंतित थी कि बाहर का खाना सुरक्षित नहीं था, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किराने का सामान खरीदा और गूचू के लिए खाना बनाया। दरवाजा बंद होने के बाद गूचू ने नाटक करना बंद कर दिया। उसने अपने हाथों में कलम और कागज रख दिया और अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने चली गई। ग्रीष्मकालीन होमवर्क क्या है? खेल अधिक महत्वपूर्ण है। 2 गेम खेलने के बाद गूचू ने देखा कि आंटी झाओ अभी भी वापस नहीं आई है, इसलिए वह स्टूल से कूद गई और कमरे के चारों ओर चली गई। गू मानक्सी जिस होटल के कमरे में ठहरी थी, उसे सोंगचेन ने विशेष रूप से बुक किया था। यह बड़ा था, ध्वनिरोधी था और इसमें मूल रूप से सब कुछ था। कंप्यूटर को हाई एंड माना जाता था, और इसमें एक फ्रेंच विंडो थी। खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने पर शहर सुंदर लग रहा था। रिंग रिंग रिंग, गू चू ने दरवाजे की घंटी सुनी। यह निश्चित रूप से आंटी झाओ नहीं थी जो वापस लौटी थी। दरवाजा लॉक एक चेहरे की पहचान कार्यक्रम था। आंटी झाओ को दरवाजे की घंटी बजाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। गू चू दरवाजे के मॉनिटर के करीब गया और नजर डाली। दरवाजे के बाहर एक अपरिचित युवती थी। उसने भारी मेकअप और भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा अधीरता से भरा हुआ था। गू चू ने इस संभावना से इनकार किया कि वह अपने साथ कोई घातक हथियार ले गई थी। केवल एक ही स्पष्टीकरण बचा था, उसे गलत दरवाजा मिल गया था। गू चू ने दरवाजा खोला, और बाहर की महिला ने शिकायत की, जीजाजी आप अपना कॉल नहीं उठा रहे हैं या मेरे टेक्स्ट संदेशों का जवाब नहीं दे रहे हैं। स्तब्ध, भारी मेकअप वाली महिला ने दरवाजे पर छोटी लड़की को देखा और भौहें चढ़ा दी। आप कौन हैं? गू चू ने अपना सिर झुका लिया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? महिला ने पूछा। मैं प्रसिद्ध सेलिब्रिटी झांग क्यूई की तलाश कर रही हूँ। वह मेरे बहनोई हैं। मैं हाल ही में हेंगडियन में फिल्म कर रही हूँ और मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। उनका कमरा नंबर 1221 है। आप मेरे बहनोई के कमरे में क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी बहन की रखेल रख रहे हों? महिला की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसने जल्दी से होटल का कमरा भर लिया। यह आलीशान और अच्छी तरह से सुसज्जित था। एक नज़र से देखने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह एक उच्च मानक स्वीट था। कीमत सस्ती नहीं थी। गू चू का मन खतरे की घंटियों से भर गया। भारी मेकअप वाली यह महिला झांग क्यूई की भाभी थी। अरे, कथानक इस बिंदु तक आगे बढ़ चुका है। झांग क्यूई बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी। अंकल झांग क्यूई कमरा 1221 में रह रहे हैं। यह कमरा 1212 है। आंटी, आपको गलत कमरा मिल गया है। गू चू ने गलियारे की ओर इशारा किया। चाचा झांग क्यूई उस कमरे में रह रहे हैं, लेकिन वह अभी भी फिल्मांकन कर रहे हैं। वह बहुत देर से वापस आ सकते हैं।
महिला ने अपनी जीभ चटकाए और अफसोस के साथ कुछ बुदबुदाया, वह उसकी नाजायज संतान नहीं है। क्या अफसोस है। इसके साथ ही महिला ने अपनी कमर घुमाई और चली गई। गूचू ने दरवाजा पटक दिया। वह यहाँ है, वह यहाँ है। मूल उपन्यास में झांग क्यूई को फंसाने वाली भाभी आखिरकार आ गई है। यह वह थी जो संयोग से झांग क्यूई के बिस्तर पर दिखाई दी। पपराजी ने उसकी तस्वीर खींची और उसकी बहन ने उसे पकड़ा। झांग क्यूई की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई और वह ये सूची सेलिब्रिटी से गिरकर किसी के पास नहीं रह गया। अंत में अधिक काम करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मुझे झांग क्यूई को याद दिलाने का एक तरीका सोचना होगा। गू छू ने उसकी ठुड्डी को छुआ और हिसाब लगाया। देर रात फिल्म क्रू का फिल्मांकन आखिरकार समाप्त हो गया। गू मानसी थककर घर लौट आई। कुछ साधारण खाने और सोने के लिए अपने कमरे में लौटने से पहले उसने सबसे पहले गूचू के होमवर्क की जांच की। अपनी मां को परेशान न करने के लिए गूचू बगल के छोटे से कमरे में सो गई। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि घर के गूचू की उंगलियां हिल गईं और स्क्रीन पर कोड की रेखाएं दिखाई देने लगीं। निगरानी स्क्रीन जल्द ही झांग क्यूई के स्थान पर लॉक हो गई। रेस्तरां में आधी रात को काम खत्म करने के बाद झांग क्यूई को नींद नहीं आई। इसके बजाय उसने खुद को होटल के रेस्तरां में रात के खाने के लिए अपनी भाभी के साथ जाने के लिए मजबूर किया। झांग क्यूई, मैं कल एक टीवी श्रृंखला की शूटिंग करने जा रहा हूँ। यह एक छोटी सी भूमिका है। क्या आप मुझसे मिलने आना चाहते हैं? उनकी भाभी का असली नाम जियोजू था, जो एक अभिनेत्री थी जो बहुत प्रसिद्ध नहीं थी। पिछले 2 वर्षों में उसने झांग क्यूई के संबंधों पर भरोसा किया था, उसे कुछ भूमिकाएं भी मिली थीं। मेरे पास अभी भी कल शूट करने के लिए दृश्य हैं, इसलिए यदि मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। हालांकि झांग क्यूई थका हुआ था, फिर भी उसने अपनी पत्नी की बातें सुनी। उसने खुद को अपनी भाभी की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया जो अभी अभी आई थी। जुइक्स्यू, अगर तुम्हें यह सब करने की आदत नहीं है, तो बस मुझे बताओ। मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया था कि मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। जियोजू ने अपने होंठ मोड़े और स्टेक का एक टुकड़ा खाया। जियोजू ने कहा, झांग क्यूई, आप वास्तव में अद्भुत हैं। आपको वास्तव में निर्देशक लू की भूमिका मिली है। मेरी बहन बहुत भाग्यशाली है कि वह आपके जैसे अच्छे पति से शादी करने में सक्षम हुई। झांग क्यूई ने अपना सिर खुजलाया। एक आदमी के लिए अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पैसा कमाना सही है। दूसरी ओर, आपकी बहन मुझसे ज्यादा मेहनत करती है। झांग क्यूई मूलतः एक पारंपरिक व्यक्ति थे। उनका मानना कि एक आदमी को अपने परिवार और पत्नी का समर्थन करने के लिए पैसा कमाना चाहिए। अगर वह थोड़ा कड़वा और थका हुआ होता तो ठीक था, लेकिन वह अपनी पत्नी और बेटे को कभी कष्ट नहीं होने देता। उसे थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ। वह पूरे साल घर से दूर रहता था, इसलिए उसकी पत्नी के लिए अकेले बच्चे की देखभाल करना बहुत कठिन रहा होगा। इसलिए झांग क्यूई का सारा वेतन उसकी पत्नी को सौंप दिया गया था और वह उसे वह सब कुछ देगा जो वह चाहती थी। वह सेट पर घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पत्नी से शिकायत नहीं की। आप बहुत विचारशील हैं। जियोजू की आंखें मुड़ी हुई थीं और वह मुस्कुराहट से भरी थी। अफसोस, झांग क्यूई, तुम्हारे मुंह के कोने पर सॉस है। मुझे इसे तुम्हारे लिए पोंछने दो। जैसे ही उसने यह कहा, जियोजू थोड़ा खड़ा हुआ और झांग क्यूई के मुंह को पोंछने के लिए एक ऊतक लिया। उसने केवल एक पतली पोशाक पहनी थी। जैसे ही वह थोड़ा झुकी, उसके स्तन बाहर निकलने को हो गए। झांग क्यूई ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने लापरवाही से अपने मुंह का कोना पोंछा। जल्दी करो और खाओ, देर हो रही है। तुम्हें कल सुबह एक दृश्य शूट करना है। जियोजू ने अपने होंठ भींचे। कितना अनरोमांटिक आदमी है, झांग क्यूई ने कहा। इसके अलावा सेट पर इस तरह के कपड़े न पहने। सेट पर हमेशा कुछ गंदे लोग होते हैं। आप अभी भी एक युवा महिला हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको परेशान किया जाए। उसका लहजा जियोजू के बूढ़े पिता जैसा था। जियोजू शर्मिंदगी से मुस्कुराया।
बेशक, मैं सावधान रहूंगा। उसने योजना को अपनी आंखों में छिपा लिया और झांग क्यूई के साथ बातें करना और हंसना जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसने कनखियों से रेस्तरां के कोने पर नजर डाली। झांग क्यूई को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रेस्तरां के कोने में पहले से ही एक कैमरा मौजूद था जिसने इस दृश्य को कैद कर लिया था। पपराजी ने शीर्षक भी सोचा था, चौंकाने वाला। प्रसिद्ध मार्शल आर्ट अभिनेता देर रात सुंदरता से मिलता है। पेपराजी को नहीं पता था कि वह भी कुछ लोगों की नजरों की कतार में है। गूचू ने पानी के कुछ घूंट पिए और मॉनिटर बंद कर दिया। निजी वेब पेज खोलते ही उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। अपने अधीनस्थ से संपर्क करने के लिए उसके दोनों हाथ तेजी से कीबोर्ड पर थपथपाने लगे, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। बॉस, बॉस, आपने आखिरकार मुझसे संपर्क किया। क्या आपके पास हाल ही में मेरे लिए कोई मिशन है? गूचू ने अपना सिर झुका लिया। वह जानती थी कि यह बी चेंग क्यूई का छोटा भाई बोबो था। वह काफी दिलचस्प बच्चा था जो कंप्यूटर में अच्छा था। बॉस, ये 3 लोग जियोजू, जियोनान और पापराजी झांग जियाओकियांग पिछले कुछ दिनों के उनके संचार रिकॉर्ड की निगरानी करें। बी इट्स पीस ऑफ केक। बी ओह ठीक है बॉस, अमेरिकी हैकर प्रतियोगिता ने हमें निमंत्रण भेजा है। एक संगठन नेता भी है जिसने मुझसे निजी तौर पर संपर्क किया है और चाहता है कि मैं उसके संगठन में शामिल हो जाऊं। बॉस, संगठन? कौन सा संगठन? बी संयोग से, वो संगठन हमारे जैसा ही है। इसे पोकर भी कहा जाता है। मुझे संदेह है कि वे हमें धोखा देने के लिए यहाँ हैं। क्लैंग गूचू के हाथ में कप जमीन पर गिर गया। इस दुनिया में वास्तव में पोकर नामक एक संगठन भी था। पोकर। गूचू का दिमाग घूम गया और वह असंख्य भावनाओं से भर गई। वास्तव में, क्या ऐसा कोई संयोग था? बॉस, आप जो कर रहे हैं उसे पहले पूरा करें। अभी इस संगठन से संपर्क न करें। बी ठीक है बॉस। प्रतियोगिता में आपका असली चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आप एक बेहद सुंदर व्यक्ति होंगे, हे। गूचू ने और कुछ नहीं कहा और पेज बंद कर दिया। उसका दिमाग घूम रहा था और उसकी प्यारी छोटी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। पोकर। वो लगभग 2 वर्षों से इस दुनिया में थी, लेकिन उसने पोकर संगठन के अस्तित्व पर कभी ध्यान नहीं दिया था। अपने पिछले जीवन में गूचू जिस हैकर संगठन से जुड़ी थी, उसे पोकर कहा जाता था। इसे स्थापित करने के लिए उसने और ओल्डमो ने मिलकर काम किया और धीरे धीरे इसका विश्व स्तरीय पैमाने पर विस्तार हुआ। बाद में ओल्डमो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ओल्डमो को खोजने के लिए उसे अंधेरे से उजाले की ओर जाना पड़ा। ओल्डमो के गायब होने से पहले वह एक बहुत ही खास पत्थर की तलाश में था। यह एकमात्र सुराग था जो गूचू को मिला। यह भी इस अजीब पत्थर के कारण ही था कि गूचू बेवजह हवाई के समुद्र तट से इस दुनिया में आया। लगता है मुझे देखने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। गूचू ने सोचा कि उसे इस रहस्यमय संगठन पोकर का असली चेहरा उजागर करना होगा। शायद कोई अप्रत्याशित आश्चर्य होगा। किसी कारण से गूचू ने अमेरिका के उस आदमी के बारे में सोचा। बहुत मुमकिन था कि वो भी इस दुनिया में आए हों। जैसे ही वह सोच रही थी, कमरे का दरवाजा चरमरा कर खुला। गूचू ने अपना सिर घुमाया और अपनी प्यारी माँ को देखा। चूचू, क्या तुम फिर से छिपकर कंप्यूटर पर खेल रहे हो? गू मानक्सी ने एक गिलास पानी के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी और जांच करने के लिए वहां आई। निश्चित रूप से, उसने कमरे में चालू कंप्यूटर और अपनी मासूम सी दिखने वाली बेटी को देखा। गू चूचू ने अपनी गलती स्वीकार करने की पहल की। चूचू गलत है। मैं अब सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि, माँ। इसके साथ ही गू चूचू ने कंप्यूटर बंद कर दिया, अपने जूते उतार दिए, छोटे बिस्तर पर चढ़ गई और खुद को रजाई से ढक लिया। उसकी हरकतें सहज थीं और उसकी आवाज रजाई के नीचे से निकल रही थी। मुझे नींद आ गई। गू मानक्सी इतनी क्रोधित थी कि वह हंसने लगी। वो कमरे में चली गई, गू चुचू के लिए रजाई बिछाई और एयर कंडीशनर का तापमान समायोजित किया। गू मानक्सी ने गूचू के छोटे से चेहरे पर चुटकी ली और उसे याद दिलाया, माँ हाल ही में व्यस्त हैं और आपके पास आपकी देखभाल करने का समय नहीं है।
आप और आंटी झाओ कल दोपहर अंकल के घर वापस जाएंगे, क्या आप समझे? गूचू कंबल के नीचे छिप गया और बचकानी आवाज में कहा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मैं सो गया। गू मानसी बच्चे को डांटने में अनिच्छुक थी, इसलिए उसने धीरे से लाइट बंद कर दी और कमरे से बाहर चली गई। देर रात, व्यस्त शहर अंततः सो गया। गूचू सेट पर रुके रहे और जाने से इनकार कर दिया। उसने अगली दोपहर सेट पर जाने की योजना बनाई। संयोग से दोपहर में सोंग चेन भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए। गू मानसी फिल्मांकन और काम में व्यस्त थी। उसने उसे बच्चे की देखभाल करने के लिए होटल वापस जाने और गूचू को ग्रीष्मकालीन होमवर्क पूरा करने के लिए निगरानी करने के लिए कहा। सोंग चेन आज्ञाकारी रूप से गूचू की देखभाल करने के लिए होटल गया। आप अपना गणित का होमवर्क पूरा करने के बाद ही कंप्यूटर पर खेल सकते हैं। सोंग चेन ने अपना स्कूल बैग खोला और होमवर्क की किताबों का ढेर निकाला। उन्होंने अपना कठोर पितरी प्रेम दिखाया। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम अपना गणित और चीनी का होमवर्क पूरा करने के बाद ही आराम कर सकते हो। गुच्चू, नो माउथ फेस नो माउथ फेस नो माउथ फेस फ्यू पिताजी, आपको मेरे किंडरगार्टन ग्रीष्मकालीन होमवर्क को पूरा करने के लिए मुझ पर निगरानी रखने के बजाय मेरी माँ को ढूंढना चाहिए। गुच्चू ने खुद को संभाला और गणित के होमवर्क के 2 पेज पूरे कर लिए। सोंग चेन ने पूरा होमवर्क उठाया और उसकी जांच की। वह काफी संतुष्ट थे। मेरी बेटी बहुत होशियार है। उसे अपने पिता का उच्च आईक्यू पूरी तरह से विरासत में मिला है। देखिए, मेरी बेटी 100 के भीतर सभी संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकती है। वह सचमुच अद्भुत है। अंकल सोंग, मैं कुछ जूस पीना चाहता हूँ। गूचू बेंच से कूद गया। चलो नीचे चलें और कुछ फलों का जूस खरीदें। साथ ही वह झांग क्यूई की संदिग्ध भाभी पर नजर रखना चाहती थी। यह महिला कुछ बुरा करने जा रही थी। जब तक उनकी अनमोल बेटी का अनुरोध उचित था, सोंग चेन निश्चित रूप से सहमत होंगे। सोंग चेन गूचू को नीचे ले आया। यह बहुत अच्छी गोपनीयता वाला होटल था। यह हेंगरियन के नजदीक था और बुनियादी ढांचा उत्तम था। यहाँ अक्सर बड़े सितारे शूटिंग करते और ठहरते थे। नीचे के रेस्तरां में 24 घंटे भोजन और पेय उपलब्ध थे। ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए रेस्तरां में सीटों के बीच पर्दे लगे हुए थे। जैसे ही गूचू ने रेस्तरां में प्रवेश किया, उसने सर्चलाइट के साथ चारों ओर देखा, अपने लक्ष्य की तलाश की। दोपहर में झांग क्यूई की सिस्टर इन लॉ के पास कोई फिल्मांकन गतिविधियां नहीं थीं, और वह झांग क्यूई की तलाश के लिए सेट पर नहीं गईं। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वो होटल में परेशानी पैदा कर रही थी। गूचू ने चारों ओर देखा और अंततः खिड़की के पास झांग क्यूई की भाभी जियोजू की एक झलक देखी। जियोजू ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसने एक टाइट सिंगलेट पहना था, जिससे उसकी कमर खुल रही थी और सुपर शॉर्ट शॉर्ट्स की एक जोड़ी थी। उन्होंने भारी मेकअप किया हुआ था और उनके पैर बेंच पर मुड़े हुए थे। उसका सिर शीशे पर झुका हुआ था। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। अंकल सोंग, चलो यहाँ बैठते हैं। गूचू ने सोंग चेन की शर्ट के कोने को खींचा और जियोजू के बगल में बैठ गई। वेटर जल्दी से मेनू ले आया। जब उसने सोंग चेन का चेहरा देखा, तो वेटर की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। कुछ ही समय बाद रेस्तरां का प्रबंधक चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ भागा और व्यक्तिगत रूप से सोंग चेन के लिए मेनू लेकर आया। सोंग चेन ने मेनू गूचू को सौंप दिया। चूचू, तुम्हें जो खाना पसंद है उसे चुनो। गूचू, ठीक है। ऐसा कहने के बाद उसने मेनू में बेतरतीब ढंग से कुछ खाद्य पदार्थ चुने। सुपरवाइजर की आश्चर्य भरी नजर 5 साल की बच्ची पर पड़ी। उन्होंने गूचू और सोंग चेन के बीच के रिश्ते का अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि जिस लड़की की देखभाल सोंग चेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है, उसकी एक असाधारण पहचान होनी चाहिए। पर्यवेक्षक सम्मान से भर गया। गूचू ने जो खाना मांगा वह तुरंत पहुंचा दिया गया। पर्यवेक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट सोंग, यदि आपके पास कोई आदेश है, तो कृपया हमें बताने में संकोच न करें। सोंग चेन इस होटल के शेयरधारकों में से एक थे।
वो एक वास्तविक प्रमुख शेयरधारक था और वे उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सॉन्ग चेन ने ठंडे भाव से सिर हिलाया। मैनेजर के जाने के बाद सॉन्ग चेन ने अपना फोन निकाला। उसके चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। उसने खुशी से गूचू की कुछ तस्वीरें ली और कुछ प्रशंसा अर्जित करने की उम्मीद में उन्हें गु मानक्सी को भेज दिया। सॉन्ग चेन, चूचू ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। मैं उसे कुछ खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। गु मानक्सी, धन्यवाद। सोन चेन, चिंता मत करो, एक पिता के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं आज रात भी एक होटल में रुक रहा हूँ। मैं आंटी झाओ से बाद में और खाना खरीदने के लिए कहूँगा और उनके लिए रात का खाना बनाने को कहूँगा। गु मानक्सी ने काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं दिया। सॉन्ग चेन ने अपना फोन उठाया और खुशी खुशी वीचैट संदेश भेजना जारी रखा। उसने उस पर बमबारी करने के लिए हाल ही में सीखी गई घटिया पिकअप लाइनों का इस्तेमाल किया। गूचू ने अपनी आइसक्रीम खाने के लिए एक प्यारे छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया। वो अवाक होकर अपने पिता को फोन पकड़े हुए और खिलखिलाते हुए देख रही थी। उसके पिता बिल्कुल रोमियो की तरह दिखते थे जिसे प्यार हो गया था। उसका पूरा शरीर गुलाबी प्यार के बुलबुले से उबल रहा था। निश्चित रूप से, जब पुरुष प्यार में पड़ते हैं तो वे बेवकूफ होते हैं। गूचू ने चुपके से अपने दाहिने कान को अपनी उंगलियों से सहलाया और छिपे हुए ईयरपीस को चालू कर दिया। उसके बाल उसकी गतिविधियों को ढक रहे थे। यहाँ तक सबसे अच्छे विशेषज्ञ भी यह पता नहीं लगा सके कि वह छिपकर बातें कर रही थी। बीप, गूचू ने अगले दरवाजे पर जियोजू की कॉल की सामग्री सुनी। यह आज रात के लिए निर्धारित है। मैंने झांग क्यूई से पूछा और उसने रात 8 बजे काम खत्म कर दिया। मैं चीजों को आसान बनाने के लिए चिकन सूप में कुछ जोड़ दूंगी। चिंता मत करो, वैंग की मदद से यह बिल्कुल फुल प्रूफ है। बहन, अपना फोन चालू रखो। जब यह हो जाएगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। दीदी, जी पहले से ही 6 साल का है। वो और बड़ा होता जा रहा है। बाहरी लोग जल्द ही बता पाएंगे कि वह झांग क्यूई से अलग दिखता है। यह हम दोनों के लिए सबसे अच्छा समाधान है। जियोजू की योजना एक भी शब्द छूके बिना गूचू के कानों में पड़ गई। स्पष्ट रूप से, आज रात झांग क्यूई को निशाना बनाकर एक घोटाला किया गया था। इसका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना था। गूचू ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और उसे एक विचार आया। चूचू, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम दिन में ज्यादा से ज्यादा एक कप आइसक्रीम ही खा सकते हो। सॉन्ग चेन ने अपना फोन नीचे रख दिया और मिठाई के बाकी 2 कटोरे ऊपर रख दिए। उन्होंने अपना पिता जैसा पक्ष दिखाते हुए कहा, अपनी माँ की बात सुनो। ज्यादा खाने से तुम्हें डायरिया हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सेब का जूस पियो, यह तुम्हारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा। गूचू अवाक था। उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना चम्मच नीचे रखा और धीरे से कहा, ठीक है पापा, अपने आप को आईने में देखो। आपकी पत्नी के प्रति आपकी वफादारी चरम पर है। हालांकि गूचू बिल्कुल स्पष्ट था कि सोन चेन के लिए गु मानक्सी की भावनाएं अभी भी, वह चुचू के पिता हैं, के स्तर पर थीं। यदि दोष देने वाला कोई था, तो वह सोन चेन था, जो उस समय मामलों को संभालने में बहुत ज्यादा कंजूस था। उसने गु मानक्सी का दिल बार बार तोड़ा था, जिसके कारण उसका अभी भी सॉन्ग चेन से कुछ अलगाव था। यह अल्पावधि में गायब नहीं होगा। चुचू, सॉन्ग चेन ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। अंकल सॉन्ग आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता है। मेरे दादाजी अगस्त में अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। चुचू, क्या आप ग्रैंडफादर सॉन्ग के बारे में जानना चाहते हैं? गु चुचू की भौहें सिकुड़ गईं। दादाजी गीत। मूल उपन्यास में ग्रैंडफादर सॉन्ग एक महत्वपूर्ण पात्र था। वो उन कुछ दादा दादी में से एक थे जिन्होंने वास्तव में गु मानक्सी का अच्छा इलाज किया और अंधे नहीं थे। वो काफी साहसी और मिलनसार थे। हालांकि बाद में लेखक का दिमाग खराब हो गया और उसने खलनायक मोड चालू कर दिया। बूढ़े व्यक्ति के 80वें जन्मदिन के भोज में चेन क्विंगयुन ने चुपके से बूढ़े व्यक्ति की व्हीलचेयर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे बूढ़े व्यक्ति की व्हीलचेयर नियंत्रण खो बैठी और खंभे से टकरा गई। अंत में वृद्ध की दुखद मृत्यु हो गई।
लेखक ने अच्छे लोगों को जबरदस्ती एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। जरूर, मैं अंकल सॉन्ग के दादाजी से मिलना चाहूंगा, गू चू ने कहा। सॉन्ग चेन के पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। जैसे ही वो गूचू को कुछ सलाह देने वाला था, अचानक उधर से एक उत्साहित चिल्लाहट सुनाई दी, मिस्टर सॉन्ग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सॉन्ग चेन के चेहरे की उदारता हवा में गायब हो गई और वह एक बार फिर अपनी अप्राप्य ठंडी और दबंग स्थिति में लौट आया। सॉन्ग चेन ने तिरछी नजर से उस अजीब महिला को देखा जिसने उसे परेशान किया था। जियो जू ने लंबे समय से सुना था कि सॉन्ग एंटरटेनमेंट के सीईओ हाल ही में हिंदियन फिल्म और टेलीविजन बेस पर अक्सर दिखाई दे रहे थे। इरादे वाले कई पुरुषों और महिलाओं ने शीर्ष पर चढ़ने की कोशिश करते हुए संयोग से उससे टकराने की पूरी कोशिश की थी। जियो जू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी चीज उसके सिर पर गिरेगी। उन जैसी महत्वहीन अभिनेत्री के लिए कोई भी प्रचार सार्थक होगा। मिस्टर सॉन्ग, मैं जियो जू हूँ। मेरे बहनोई आपकी कंपनी के मार्शल आर्ट स्टार झांग क्यूई हैं। आप उन्हें जानते हैं। जियो जू के पास पर्याप्त हैसियत नहीं थी, इसलिए उसने अपने जीजा को बाहर निकाल लिया। मैं आपसे यहाँ मिलकर बहुत खुश हूँ। आप अफवाहों से भी ज्यादा सुंदर हैं। जियो जू की बातें सुनकर गू चू ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सॉन्ग चेन ने जियो जू को नजरअंदाज किया और भौहें चढ़ा ली। चू, आप किसे बुला रहे हैं? गू चू ने अपना सिर भी नहीं उठाया और बचकानी आवाज में कहा, मैं मम्मी को बुला रहा हूँ। अंकल गाना, आप इस आंटी के साथ चैट करना जारी रख सकते हैं। चुचू आपको परेशान नहीं करेगा। सॉन्ग चेन, फ्यू फ्यू नो माउथ फेस, वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। सॉन्ग चेन ने तुरंत जियो जू को भगा दिया। स्क्रैम, जियो जू की अभिव्यक्ति ठिठक गई। जल्द ही एक रेस्तरां मैनेजर दौड़कर आया और जियो जू को ले आया। सॉन्ग चेन जल्दी से गू चू की तरफ चला गया। चू, अच्छे बनो, अपनी माँ को मत बुलाओ। यह आंटी अच्छी इंसान नहीं है। अंकल सॉन्ग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। सॉन्ग चेन को अपनी पत्नी का पीछा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। गू मानक्सी के साथ उनके रिश्ते में आखिरकार थोड़ा सुधार हुआ। वो किसी अजनबी की वजह से अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। गू चू ने अपने पिता की ओर देखा और सिर हिलाने का नाटक किया। अंकल सॉन्ग अच्छा दिखता है। वो बदसूरत आंटी अंकल सॉन्ग की मंगेतर बनना चाहती है। चुचू को कोई आपत्ति नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपने दूसरी आंटी से शादी की, तो आप मेरी माँ से शादी नहीं कर सकते। सॉन्ग चेन ने लगभग 3 उंगलियां उठाईं और स्वर्ग की कसम खाई कि वह जीवन भर केवल गू मानक्सी से प्यार करेगा। अपनी बेटी को मनाने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी और तब जाकर सॉन्ग चेन को आखिरकार आराम मिला। वो अब 5 या 6 साल पहले वाला सॉन्ग चेन नहीं रहा। जिन वर्षों में उन्होंने गू मानक्सी को खो दिया, उन्होंने लगातार खुद पर विचार किया और एक गहन निष्कर्ष पर पहुंचे, उसने मानक्सी को सुरक्षा का एहसास नहीं दिया। यही सबसे बड़ा कारण था कि गू मानक्सी ने उसे छोड़ दिया। उसके पास हमेशा महिलाओं और पुरुषों का एक समूह रहता था। उनकी एक मंगेतर भी थी जिसका उनके साथ अस्पष्ट रिश्ता था। उस समय उसने जो किया वह अमानवीय था। जब गू मानक्सी उसके पास रहती थी तो वो हमेशा परेशान रहती थी। यदि वो गू मानक्सी का दिल वापस जीतना चाहता था, तो उसे सुरक्षा की सबसे बड़ी भावना देनी होगी। सॉन्ग चेन ने इसके बारे में सोचा। उन दोनों के बीच सगाई तोड़ने के लिए चेन क्विंग्युन के साथ चर्चा करने की योजना बनाई। शुरू से अंत तक एकमात्र व्यक्ति जिससे वह शादी करना चाहता था वह गू मानक्सी थी। यदि गू चू इस समय सॉन्ग चेन के विचारों को सुन पाती, तो वह निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करती और आह भरती, तुम एक होनहार बच्चे हो। पिताजी, आखिरकार आप बड़े हो गए। अंततः अब आप मूल उपन्यास के अंधे राष्ट्रपति नहीं हैं जो केवल चीजों को बलपूर्वक लेना, पागल होना, नींद खोना और स्वच्छता के प्रति जुनूनी होना जानता था। बधाई हो। जियो जू को रेस्तरां से बाहर निकाल दिया गया। उसका सुंदर चेहरा पीला और क्रोध से भरा हुआ था। यह अफवाह थी कि सॉन्ग एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष पहुंच से बाहर थे। आज, जब उसने उसे देखा, तो वह सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप था।
उस समय वो अपने शरीर से पुरुषों को आसानी से मात देने में सक्षम होती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सॉन्ग चेन को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी? अमीर लोग हमेशा दिखावा करना जानते हैं। जियो जू ने अपने होंठ भींचे। वह जानती थी कि वह केवल एक छोटी सी लड़की थी और वह इस जीवन काल में कभी भी सोन चेन के समान स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उस छोटी लड़की ने वास्तव में सोन चेन के साथ खाना खाया। क्या वह सोन चेन की नाजायज संतान हो सकती है? सच में, अमीर लोग वास्तव में खेलना जानते हैं। एक दिन वह यह खबर पपराजी को बेच देगी। वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ कमाएगी। उसकी जेब में जियो जू का सेल फोन बजा। कॉलर आईडी से पता चला कि यह झांग क्यूई था। जियो जू ने फोन उठाया और धीरे से कहा, जीजा जी, आखिरकार आपने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। मैं भूख से मर रहा हूँ। चलो आज रात पश्चिमी खाना खाते हैं। सेट पर झांग क्यूई ने फोन रख दिया और थककर अपनी कनपटी को रगड़ा। और झांग, क्या तुम आज रात ड्रिंक के लिए जा रहे हो? सेट पर मौजूद पुरुष अभिनेता ने पूछा। झांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया। मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ हैं। मुझे उनके साथ जाना होगा। पुरुष अभिनेता की नजर बदल गई। उसने झांग क्यूई को सिर से पैर तक बड़ा आकार दिया। यो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में सोचोगे। बकवास मत करो, वह मेरी पत्नी की बहन है। मेरी पत्नी ने मुझसे उसकी देखभाल में मदद करने के लिए कहा। झांग क्यूई उद्योग में एक प्रसिद्ध पत्नी प्रेमी थी। उनके फोन का स्क्रीन सेवर उनकी पत्नी और बेटा थे। उनका मासिक वेतन समय पर उनकी पत्नी को सौंप दिया जाता था और वह पहले ही रिपोर्ट कर देते थे कि वो कहाँ फिल्मांकन करेंगे। उन्हें मनोरंजन उद्योग में एक आदर्श पति कहा जा सकता है। अभिनेता जोर से हंसा। उसने झांग क्यूई के कंधे को थपथपाया। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, भाई। कौन नहीं जानता कि आपकी पत्नी सख्त है। हालांकि मुझे अभी भी आपको याद दिलाना पड़ता है। आखिरकार वह आपकी भाभी है, इसलिए दूरी बनाए रखना बेहतर है। अगर पापराजी ने तुम्हें पकड़ लिया तो पापराजी कुछ भी बनाने में सक्षम होंगे। तब तक तुम अपना नाम साफ नहीं कर पाओगे। झांग क्यूई कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। झांग क्यूई ने अपना सामान पैक किया और होटल लौट आया। वापस लौटते समय उनके मैनेजर का फोन आया। उनके मैनेजर ओल्ड वांग ने उन्हें अगले दिन के शूटिंग शेड्यूल के बारे में बताया और कहा कि आज रात जल्दी सो जाएं। दूसरी तरफ आंटी झाओ ने व्यंजनों से भरी एक मेज बनाई थी। सोंग चिन, गु मानक्सी और गुचू शांति से रात्रि भोज कर रहे थे। गुचू ने सोचा कि अब लगभग समय आ गया है। गुचू ने गु मानक्सी के लिए मुर्गे की टांग उठाए और मासूमियत से पूछा, माँ, व्हाट डू दे मीन बाय चीटिंग? जब उसने यह कहा तो कमरे में सन्नाटा छा गया। 6 साल के बच्चे की तरह वह बिना किसी डर के बोल सकती थी। गु मानसी ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ी और सोंग चेन की ओर गहराई से देखा। चुचू की शिक्षा में थोड़ी सी जटिलता लग रही थी और समस्या बहुत गंभीर थी। सोंग चेन विशेष रूप से निर्दोष था। उसने अपने हाथ उठाए और ईमानदारी से कबूल किया, मैंक्सी, मैंने वास्तव में चूचू को वह शब्द नहीं सिखाया। मैं निर्दोष हूँ, माँ। क्या यह शब्द अच्छा नहीं है? गुचू ने अपनी आंखें झपकाईं। गु मानक्सी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और गुचू से धैर्यपूर्वक पूछा, चूचू, यह शब्द अच्छा नहीं है। आपने इसे कहाँ से सुना? गुचू की काली आंखें घूम गईं। उसने धीरे से कहा, रात में चूचू नीचे हॉल में माँ के घर आने का इंतजार कर रही थी। मैंने बहुत अधिक पानी पी लिया, इसलिए मैं पहली मंजिल पर शौचालय में चली गई। मैं शौचालय पर बैठी और शौचालय में एक आंटी को बात करते सुना। ठीक है, आंटी ने पापराजी के आने और किसी के धोखा देने के बारे में कुछ कहा। और यह कि उसकी बहन आज रात अंकल झांग क्यूई के कमरे में जाएगी। उसने यह भी कहा कि काम पूरा होने के बाद उसे बड़ी रकम मिलेगी। अंकल झांग क्यूई चाहे कुछ भी कर लें, खुद को साफ नहीं कर पाएंगे। गुचू ने दांतों से झूठ बोला। उसकी तर्जनी उसके मुंह के कोने पर दब गई। उसने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, और उसकी आंखें चमक उठीं। आह, चुचू को अब याद आया।
उस आंटी की आवाज बहुत परिचित थी। वो अंकल झांग क्यूई की रिश्तेदार है। गु मानक्सी और सोंग चेन ने एक दूसरे को देखा और उनके भाव गंभीर हो गए। गु मानसी ने झुककर गु छू से फिर पूछा, छू छू, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं सुना? गु छू ने चिल्लाकर धीरे से कहा, मैंने गलत नहीं सुना। ओह ठीक है, माँ, कौन धोखा दे रहा है? अंकल झांग क्यूई को खुद को क्यों धोना पड़ता है? क्या वह गंदा है? दोनों वयस्क, अनुभवी और जानकार दोनों थे। वे मनोरंजन उद्योग में थे और जानते थे कि मनोरंजन उद्योग में लोग बुरे थे। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि इस बार कोई झांग क्यूई के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। जिस व्यक्ति ने यह साजिश रची वह संभवतः उसकी तेजतर्रार भाभी जियोजू थी। गु मानक्सी जल्दी से उठ खड़ा हुआ और घबराए हुए स्वर में कहा, मैं झांग क्यूई को फोन करूंगा। तुम रुको और चुचू की देखभाल करो। प्रोडक्शन टीम में झांग क्यूई ने गु मानक्सी की अच्छी देखभाल की। झांग क्यूई एक ईमानदार और वफादार व्यक्तित्व वाले ईमानदार और उदार व्यक्ति थे। गु मानक्सी कभी नहीं चाहेगी कि किसी ईमानदार व्यक्ति को फंसाया जाए। सोंग चेन खड़ा हुआ और थोड़ा हड़बड़ाए हुए गु मानक्सी को रोका। उसकी आवाज शांत थी। मानक्सी, मेरी बात सुनो। आंटी झाओ को यहाँ चुचू की देखभाल करने दो। मैं तुम्हारे साथ झांग क्यूई की तलाश में जाऊंगा। साथ ही मैं होटल से निगरानी फुटेज निकलवाऊंगा ताकि यह देख सकूं कि कोई पापराजी या बाहरी लोग हैं जो अवैध रूप से प्रवेश कर चुके हैं। यह हंगामा करने का अच्छा समय नहीं है। आखिरकार सोंग चेन एक बड़ा शॉट था, इसलिए उसने मामले के अधिक पहलुओं पर विचार किया। गु मानक्सी धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी ओर सिर हिलाया। गु मानक्सी ने झांग क्यूई को फोन किया। सोंग चेन ने होटल में आने जाने वाले लोगों की सख्ती से जांच करने की व्यवस्था की। गु छू आज्ञाकारी ढंग से कमरे में रुकी और रात का खाना खाती रही। उसकी आंखों में एक धूर्त मुस्कान थी। जब झांग क्यूई को गु मानक्सी का फोन आया तो वह जियोजू के साथ ऊपर उसके कमरे में था। झांग क्यूई ने कहा, एक मिनट रुकें, मुझे कॉल करने की जरूरत है। जियोजू की आंखें पानी की तरह थीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, झांग क्यूई, मेरी बहन ने तुम्हें बिस्तर पर जाने से पहले अपने शरीर को पोषण देने के लिए चिकन सूप पीने के लिए कहा था। मैं पहले तुम्हारे कमरे में चिकन सूप रख दूंगी। झांग क्यूई ने सिर हिलाया और अपना होटल का कमरा खोला। वह पैक किए गए चिकन सूप को पकड़कर अंदर आया। जियोजू ने भी नहीं छोड़ा। उसने कमरे में घूमने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह चिकन सूप पीने के लिए झांग क्यूई का इंतजार कर रही थी। उसने चिकन सूप में कुछ दवा मिला दी। एक सामान्य व्यक्ति इसे पीने के आधे घंटे के भीतर ही सो जाएगा। उस समय उसे केवल अंदर घुसने, अपने जीजाजी के बिस्तर पर चढ़ने और उन्हें इस कृत्य में पकड़ने के लिए अपनी बहन को बुलाने की जरूरत थी। झांग क्यूई ने फोन रखने से पहले 10 मिनट तक फोन का जवाब दिया। झांग क्यूई, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। किसने बुलाया? जियोजू ने उत्सुक होने का नाटक किया।